सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने से लोगों से बात करना या किसी ग्रुप में फिट इन हो जाना काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि हंसना किसको नहीं पसंद। इसलिए मुझे लगता है कि इस स्किल की काफी डिमांड है। दिक्कत वहां से होने लगती है जब तुम्हें मूड लाइट होने की जगह इस बात का डर लगने लगे कि अरे कहीं मेरी मौज ना हो जाए, क्योंकि भाई ग्रुप सेटिंग में किसी स्ट्रेंजर ने तुम्हारी मौज ले ली और बाकी 10 लोग तुम पे हंस रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई सिचुएशन में आना चाहेगा। कोशिश यही रहती है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगला क्या बोल रहा है, जो कि अपने आप में काफी रिस्पेक्ट की बात है। ये चीज तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल दर्शाएगा, लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी ना हो और कोई उस इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ा रहा है तो उसका माहौल को लाइट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे रिएक्शन चाहता है। अगर दोनों ऐसी सिचुएशन में है जहां आपसी कंसेंट है, जैसे कोई रोस्टिंग शो या फिर रैप बैटल हो रही है, तब तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया। उतने समय के लिए एक दूसरे की बेइज्जती करना ही आर्ट है। देख रहे हो ना, शब्द बेइज्जती आ रहा है यहाँ। आम समाज में अगले की बेइज्जती कर रहे तो तुम्हें बुरा लगेगा ये सुन के, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम समझदार नहीं हो। एक बात यहाँ ये भी आ जाती है कि एज अ मेल तुम अगले से ये नहीं कह सकते कि तुम्हें कोई बात बुरी लगी, और अगर कोई ग्रुप सेटिंग में ये कर दोगे तो बाकी लोग तुम्हें और चिढ़ाने लगेंगे कि भाई चल गई। तो कॉमेडी कब लोगों को हंसाते हंसाते उनके लिए कंफर्टेबल माहौल बनाते बनाते बुलिंग में बदल जाती है, इसे समझना ईजी नहीं है। शॉर्ट में अगर मुझे बताना है कि कैसे तुम इस लाइन को क्रॉस करने से बच सकते हो, तो कॉमेडी या जोक करने से पहले अपने मन में एम्पैथी की फीलिंग रख लो। बस ये ट्रिक है। एग्जांपल के तौर पे मैं अपने रियल लाइफ सिचुएशंस बताता हूँ। जोक करते समय सबसे डेंजरस चीज है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वो है ईगो। पूरा सत्यानाश हो जाता है माहौल का। मैं अपने जान पहचान वाले किसी एक लड़के के साथ बैठा हुआ था। 4 लड़कों का ग्रुप बगल से गुजरा और उसमें से एक लड़के ने मुझे रेसिस्ट कमेंट देके मॉक कर दिया। वो चिंग चोंग ची चा और अंग जोड़ के कोई भी शब्द बना दो। ऑब्वियसली बंदे ने अपने ग्रुप में कूल बनने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं हंसा। उल्टा उसके दोस्तों ने भी उसे कह दिया कि ये काफी रूड था। मैंने उसे करीब बुलाया और बात को एड्रेस किया। उसने फुल ऐठन में मुझसे माफी मांगी। मैंने कह दिया बढ़िया, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी। और वो बंदा इस बात से चिढ़ गया और कहता है कि अब क्या पैर छू लूं। अब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर वहां न जाने क्यों ऑन हो गया और मैंने अपना पैर आगे करके कह दिया कि नहीं, तलवे चाटो। पूरा माहौल शांत हो गया था, लेकिन वही बात वहाँ दोनों का ईगो क्लैश हुआ है। बस फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को सला बोलते रहे। फिर मैंने इग्नोर मारा और वो भी निकल लिया। यहाँ किसी का जोक फनी नहीं था, सिर्फ मेरे बगल में बैठा लड़का हंस रहा था क्योंकि मेरी बात काफी एब्सर्ड थी। लेकिन इस जगह उससे कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने वो जोक हंसने के लिए नहीं मारा था, मैंने एग्रेशन में मारा था। हाइंडसाइड में अब ये पूरा सिनेरियो काफी फनी है और मैं लोगों को ये बात सुना के हंसता भी हूँ, लेकिन उस समय मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। तो ये अभी जो मैंने बताया है ये जोक है। उस जगह जो मैंने किया है वो अगले की तौहीन थी। इससे ये समझ जाता है कि वो फाइन लाइन को एज अ थर्ड पर्सन डिस्टिंग्विश कर पाना इजी नहीं है। ये फनी और बुलिंग की फाइन लाइन काफी कॉमेडियन समझते हैं। उन्हें ये भी पता रहता है कि इस बात का लोगों में हल्का सा डर रहता है, क्योंकि भाई वो खुद डरते हैं सिचुएशन में आने से। उल्टा वो झेल चुके होते हैं खुद बुलिंग। तभी कह दो कॉमेडियंस को अपने पर्सोना से हटा दोगे तो वो काफी हम्बल होते हैं। तो ये खौफ वाले पर्सोना को ही काफी कॉमेडियंस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लोग तो भाई उनसे बात करने से भी डरते हैं। उनके लिए यही ऐठान है। ये इंटिमिडेशन सच में वर्क करता है अगर इंसान करिश्मेटिक है और अगर वो फेमस है तो डेडली कॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा तुम पॉपुलर हो उतना ज्यादा तुम जोक कह के बुलिंग की तरफ जा सकते हो और तुम्हें लीवे मिलता रहेगा। ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो केंड्रिक लैमार का हम्बल सुनने लग जाना। तो दूसरा एग्जांपल ले लो इसी बात पे। मैं किसी ओपन माइक में गया था रैप परफॉर्म करने और वहाँ स्टैंड अप्स भी आए थे। अब वहाँ एक कॉमेडियन को पूरे टाइम के लिए माइक दे दिया गया था। साफ था कि उधर हायरार्की में वो आदमी ऊपर है। मोस्ट ऑफ द पीपल उसी को देख रहे थे और न जाने की सबकी परफॉर्मेंस में वो अपनी टिप्पणी भी दे रहा। अब मुझे कहा गया परफॉर्म करने के लिए और एक मुझे जानने वाला लड़का उसी आदमी को कहता है कि अरे भैया इसका रैप सुनिए का बहुत सही गाता है। मतलब यहीं से मेरा मन हट गया था। वहाँ मेरे ना चाहने पे भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि अब मैं भी उस आदमी को खुश करने के लिए गाऊंगा। मैंने अपना और अपने गाने का इंट्रो देना शुरू किया तो उसने बीच में मुझे रोक के अपना जोक मारा। मैंने भी मजाक में रिप्लाई दिया, लेकिन उसने नहीं सुना और फिर बोल दिया कि चलो चलो आगे बढ़ो और कंटिन्यू करो। अब जरा मुझे बताओ कि वहाँ क्या कंटिन्यू करूँ मैं? मेरे ब्रेन को तो तुमने अब कॉमेडी मूड में डाल दिया है ना। पूरा माहौल चेंज कर दिया है मेरा। कोई कॉमेडियन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है और बीच में उससे पॉपुलर रैपर आके अपनी 4 लाइनें गा के चला जाए। पूरी भीड़ अब उसी रैपर की प्रेजेंस में चीखने लगी है। कॉमेडी के लिए टाइमिंग और मूड रीड करना बहुत जरूरी होता है। दिक्कत वहाँ ये थी कि उस आदमी को अंदाजा ही नहीं था कि वो बार बार बीच में टोक के सबकी परफॉर्मेंस खराब कर रहा है, जबकि एज अ कॉमेडियन उसे इस बात का सबसे ज्यादा एहसास होना चाहिए। और ऐसा सब लोग ना चाह के भी कर देते हैं। कई बार मूड को गलत रीड कर दिया जाता है। मैं भी अपने जोक से काफी लोगों को हर्ट कर चुका हूँ। माफी मांग सकता हूँ तो तुरंत मांग देता हूँ, या फिर दिख गया कि अगले को अनकंफर्टेबल हो रहा है तो तुरंत चुप हो जाऊंगा या टॉपिक चेंज। कभी कभी कुछ जॉनरा के जोक्स मारने से लोगों को ये सिग्नल चला जाता है कि वो भी अनफिल्टर्ड होकर अगले की खतरनाक मौज ले सकते हैं। सेल्फ डिप्रिकेटिंग जोक्स हो गए जैसे। इनका बस एक काम है कि मुझे नहीं पता कि सामने वाले से किस लेवल तक की ह्यूमर कर सकते हैं, तो मैंने अपना ही मजाक उड़ा दिया। ये जोक्स भी किसी को कंफर्ट और डिस्कंफर्ट दोनों कर सकते हैं। तुम स्ट्रेंजर्स के बीच गए और वो लोग डिप्रेशन की बात करें, तुमने माहौल लाइट करने के लिए वहां जोक किया कि अरे यार मैं तो इतना डिप्रेस बंदा हूं कि पूरा दिन हाथ चड्डी में रहता है। फनी हो? बिल्कुल हो। पर क्या समझदार हो? नहीं। तुम्हें अनोइंग समझ के लोग निकल लेंगे। दूसरा सिनेरियो लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो अलग लेवल पे डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। सेल्फ डिप्रिकेटिंग या सेक्सुअल जोक्स मारने से कभी कभी दूसरे लोग काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत खुल से जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब तो वो कितने भी हद तक गिर सकते हैं। और टारगेट के लिए बेस्ट ऑप्शन उस ग्रुप में कौन होगा? वही बंदा जिसने जोक मार के माहौल को सही किया था, क्योंकि भाई वो खुद की मौज लेता है तो आओ हम भी उसकी ले लेते हैं। ये चीज मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स कई बार कूल बनने के लिए कर चुके हैं और कह दो इसी चक्कर में मैंने ये वीडियो भी बनाई है कि उन्हें समझ तो आया कि क्यों रिप्लाई में उन्हें सुनाया गया था।
जिन्होंने किया है, जिन्होंने बाद में खुद कमेंट्स डिलीट किया है, जिन्होंने माफी मांगी है, कुछ को मैंने बैन भी कर दिया है और कुछ अपने ईगो में चैनल भी छोड़ के जा चुके हैं। सब जानते हैं कि वो कौन है। कभी कभी मैं अपने एम्पैथेटिक मोड में होता हूँ तो उन्हें वार्न कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है और स्ट्रेट अप गाली निकलती है। इसलिए कह रहा कि जहाँ ये सब करने से इस लेवल पे दिमाग डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ला रहा है तो वो वर्थ इट ही नहीं है ना। पर ऑब्वियसली इंटरनेट है। तुम अगर जोक इसलिए मार रहे कि अगले के नव में चढ़ना चाहते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ह्यूमर का पूरा उल्टा यूज कर दिया है और काफी लोग होते हैं ऐसे, उनसे दूर रहना ही बेस्ट है। कोई आके तुमसे बात की शुरुआती तौहीन से कर रहा है तो तुम उसे तुरंत इग्नोर कर दोगे। दिक्कत तब होती है जब किसी ने तुमसे कॉन्वर्सेशन बढ़ाई और फिर अचानक से बीच में तुम्हारा मजाक उड़ाने लगा। किसी की बेइज्जती करनी है तो साफ रखो कि बेइज्जती कर रहे हो। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये ह्यूमर का शील्ड लगा के पैसिव एग्रेशन करने से तुम अगले को सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही दिला रहे हो। तुम्हें खुद पता है ये चीज, तुम हंसा थोड़ी रहे हो, वहां तुम लड़ाई ले रहे हो और अगला तुम्हारी बात को एड्रेस कर देगा तो ऐसे लोगों का डिफेंस, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, अरे भाई मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वियर्ड है। मुझे अच्छे से पता है कि सच में सीरियस स्टेक्स होंगे तो तुम्हारी भी हिम्मत नहीं होगी अगले की बेइज्जती करने की। तभी सिर्फ इंटरनेट में ये सब होता है। जितने भी लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्शन हुए हैं मेरे, तुमने मुझे गुस्सा जरूर दिलाया था, लेकिन मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। ये चैनल मैंने मेरे और तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए बनाया है, तो क्यों बैठ के एक दूसरे का फन टाइम खराब करे, है ना। और जो ये करके सच में लड़ाई ले रहे थे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपने मिशन में कामयाब हो, कीप इट अप। और कमेंट्स में गाली दो मुझे। अपने चैनल का छिछोड़ता वाला माहौल मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि तुम लोग लेफ्ट राइट जाके सबसे रूडली बात करने लगो या फिर खुल के बिना एम्पैथी के घिनौने कमेंट्स मारने लगो कि अरे ये बंदा तो अपने चैनल में सेक्सुअल जोक्स मार रहा है, अब तो मैं इसे इनबॉक्स में न्यूड्स भेजूंगा। मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि किसी भी तरह के एक्सट्रीम आर्ट को पसंद करने वाले लोग फ्रीली उसकी बात कर सके बिना जज होने की चिंता किए। और उससे ज्यादा ये कि उन्हें समझ आ जाए कि कहाँ तक की मीडिया और रियलिटी की तरह से आना शुरू हो रही है। मीडिया के किस पार्ट को समझ के रियल लाइफ को समझना है और किससे नहीं। इसलिए 20 मिनट की कार्टून पे एनालिसिस बनाता हूँ। ऑब्वियसली मेन आइडिया फन है, पर कोशिश करता कि सबटेक्स्ट में कुछ बात कही दूं। आर्ट के 2 मेन मकसद यही है। इंटरनेट के होने से ये जोक करना और साइबर बुलिंग करना दोनों के बीच की लाइन खुल चुकी है। एक जीमेल आईडी के पीछे छुप के थ्रेड्स देने में दुनिया कायम है। खुद वैसा कंटेंट देखते रहेंगे जिससे ऑफेंड हो, फिर ऑफेंड हो के अगले को घर दबोचने की धमकी देने लगेंगे। कुछ तो रात के 3 बजे घर आ जाते हैं, मेरे साथ हो चुका है। फिर एक भारी मात्रा में वो जनता है जिनका मॉरल वैल्यू इतना ज्यादा है कि उनके सामने हातिम ताई और दानवीर कर्ण तक तुम्हें इविल कैरेक्टर्स लगेंगे। जितनी ज्यादा हाई मॉरल वैल्यूज उतना ही कम सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि उन्हें हर चीज बुरी लगेगी चाहे उनके साथ हो भी नहीं रहा हो। तो अपने दोस्त के साथ बैठ के जोक कर रहे हो और वो भी उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। बोर्ड गेम्स खेल रहे हो तो और ये शैतानों की पूजा कर रहे हैं, धर्म से दूर जा रहे। कोई बच्चा सैन एंड्रियास खेल रहा है, भविष्य में जाके डकैत बनेगा। भाई क्या डकैत बनेगा? वो बेचारा तो 1 घंटे तक उस मिनी मैप में बने एन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास बैंक लूटने का समय होगा क्या? अरे इस मीडिया में तो लड़की है और उसके पास बूब्स भी है। बिगड़ के जनरेशन। जिस म्यूजिक जॉनरा का इजाद इसलिए हुआ था कि कोई भी अनफिल्टर्ड अपनी बात कह सके और लोग उसे सुन पाए, उसमें गाली देने से ही मना करने लगे। यहीं पे एक और पर्सनल स्टोरी ले लो। मुझे किसी टैलेंट शो टाइप में बुलाया गया था और वहां जाके मैंने रैप गाया था जिसका टाइटल का नाम बकचोद है। प्योर एजी शॉक करने वाला गाना है। कुछ लाइनें तुम्हें सुना भी देता हूँ। कई साल से इसी में मैंने भाई पसीने, सबकी चोदी सुनी हंसी में, तब से भाई तसीन में। स्काई इज द लिमिट तो मैं डरूं इनसे क्यों? छपरी रैपर मेरे वर्ड सुन के होते इनसिक्योर। हमेशा से मैं बस हिडन टैलेंट रहा, मेरा पास फ्यूचर सेम लैपी मिली पैलिंड्रोम। मेरे शब्दों के जख्म लगते अंदर बोन्स तक, मुझे क्रिटिसाइज करने से पहले कर लो होमवर्क। सारे ऐठन में रैपरों का खरोट रौंदा आज, मैं बचपन से ही बहुत बकचोद लौंडा था। सारी वर्स सारी लाइनें लिखा तो उच्च कोटि का, जन्म से उपहार मिला मुझे मुंह चोदी का। गाने के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सुनना है तो भाई जजेस का दिमाग खराब हो गया था। हमें यही सेंसरशिप की बातें बताने लगे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फलाना लहसुन अदरक शलजम। बेस्ट बात थी कि वहाँ एक आंटी मेरे तरफ से बोली कि ये आर्ट फॉर्म अनहर्ड को वॉइस दे रहा है, और उन आंटी ने उन जजेस से बहुत मतभेद भी की थी आखिर में। लेकिन बेचारे स्किल्स को डिनाई तो नहीं कर सकते और अगले राउंड में मुझे रैप का जज बना दिया गया। इस इवेंट और सेंसरशिप पे मैंने एक दूसरा गाना लिखा था, आप मुंबई नहीं आ रहे, और कोशिश की थी कि उसमें गाली नहीं रखूं। ऑब्वियसली नामुमकिन था, तो उस गाने में भी गाली आ ही गई थी। तुम्हें सुनना है तो उसकी भी लिंक डाल दूंगा। सबसे घटिया बात यह है कि आउटसाइडर्स तो क्रिएटिविटी को खत्म करने में लगे थे, साथ में मेरे साथ के कुछ मॉरल हाई ग्राउंड वाले आर्टिस्ट हमें बताने लगे कि भाई सेंसर्ड गाने तो रखने ही पड़ते हैं ना सबको। एक लौंडे ने भी मुझे यह ज्ञान दिया था कि गानों को क्लीन रखो, और फिर कहता है कि उसका फेवरेट डायरेक्टर क्विंटन टैरेंटिनो है। भाई सेंसरशिप को प्रमोट करने के बाद टैरेंटिनो फैन बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब यही भारी मात्रा की हाई मॉरल वाली भीड़ को जोक से भी प्रॉब्लम होगी, जो इन पे पढ़ भी नहीं रहे, और हमेशा की तरह उसे बैन करने का आंदोलन चालू कर देंगे। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ उनको कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। या मेटाफर के तौर पे ऐसी वियर्ड बात ले लो कि भाई किसी मर्द ने ब्रांडेड मिनी स्कर्ट खरीदी, फिर उसे पहन के गुस्सा आ रहा है कि इसमें तो वो लड़की जैसा लग रहा है। तुम्हारे लिए जब है नहीं तो उस पर पैसा खर्च करके क्यों मत्था दुखा रहे हो? अब आते अवेयरनेस फैलाने की बात पे। अगर तुम कोई भी बैंड हुए मीडिया या आर्ट के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए वीडियो बना रहे हो तो तुम उसके विपक्ष में बात नहीं कर सकते। तुम उसके विपक्ष में होने के बाद भी वीडियो बना के अवेयरनेस फैलाओगे तो तुमने उस मीडिया के बैन होने का पर्पस ही डिफीट कर दिया है। तुम्हें कोई कंटेंट नहीं पसंद था और वो बैन हो गया है तो तुम्हारा काम तो हो गया है ना। अब तुम अवेयरनेस फैला के दोबारा आग में आम की लकड़ियां क्यों छील रहे हो? तुम्हारे करीब के लोग जो उस सड़े कंटेंट से वाकिफ भी नहीं थे
तो तुमने उन्हें भी अवेयर करा दिया। अब आते हैं रेगुलेशन की बात पे। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में तुम्हारे ना चाहने पे भी वो वीडियो तुम्हारे चेहरे पे फेंक दी जाती है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन कब तक की और कहाँ तक की रेगुलेशन होना चाहिए कौन कैसे डिसाइड करेगा? कुछ ना कुछ किसी को तो ऑफेंड करेगा ही, और उस चीज के अगेंस्ट ढेर सारे लोग मिल जाएंगे तो तुम किसी भी चीज को सेंसर कर सकते हो। और मैं एक तरीके से कह दो इस तरफ भी हुई, क्योंकि ढेर सारे बेहुदा कंटेंट मुझे भी नहीं देखने, और मैं चाहता कि यूट्यूब मुझे उन्हें रिकमेंड करना बंद कर दे, जो कि मैं जानता हूँ कि कैसे करना है। यूट्यूब ने मुझे सब प्रोवाइड कराया हुआ है। तो पहले मैं क्रिएटर की तरफ से बात करूंगा, फिर कंज्यूमर की तरफ से। तुम्हें अगर अपनी आर्ट की लिमिट जाननी है तो जिस प्लेटफॉर्म में तुम हो उसकी लिमिट ही तुम्हारी लिमिट है। तुम्हें जो करना है वो प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं कर रहा है तो तुम दूसरी जगह जाओगे, क्योंकि एक महीने तक की एक वीडियो में काम करने के बाद वो डीमोनेटाइज्ड हो जाए तो आखिर में हार मान ही लोगे। और इसी को बड़े स्तर में कर दो कि तुम्हारे पीछे इतना बड़ा एग्रेसिव मॉब लग जाए, तो भाई एक इंसान में इतनी तथा नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा। यहाँ मॉरल स्टैंडिंग से कोई बात नहीं आ रही है, यहाँ इससे बात आ रही है कि इनटॉलरेंट लोगों की भीड़ को उकसाने वाले डेंजरस लोग की वजह से तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो एज अ क्रिएटर तुम्हें उतने से ही काम चलाना पड़ेगा जितना अलाउ किया जा रहा है। इसे तुम रिस्ट्रिक्शन मान लो, और रिस्ट्रिक्शन ब्रीड्स क्रिएटिविटी। और बिल्कुल ही तुम्हें सबका भला करना है तो अपने वीडियो के शुरुआत में कंटेंट वार्निंग डालना शुरू कर दो। फायदा तो नहीं होता उससे कुछ भी, लेकिन समझदार इंसान जिसे नहीं देखना था तो कम से कम वो तो हट ही जाएगा। अब एज अ कंज्यूमर तुम्हें जो देखना है वो देख सकते हो, और अगर कोई जज कर रहा है तो उस जगह जाके बात ही ना करो। रही बात तुम्हें प्रॉब्लमेटिक चीजों से दिक्कत है तो पूरी कोशिश कर दो कि वो तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के सामने ना आए। अगर तुम्हारे नजरिए से पूरा का पूरा इंटरनेट ही कचड़े से भरा हुआ है तो सोशल मीडिया को अवॉइड करने लगो। मैं इसलिए ना के बराबर इंस्टाग्राम में रहता हूँ। अब रही बात बच्चों के फ्यूचर की, तो फिर से अवेयरनेस वाली बात यहाँ पे आ जाती है। किसी चीज को अपने से दूर करना है तो उसे शांति से दूर करोगे, ना कि आंदोलन करने निकल जाओगे और बात को पतंगड़ बना दोगे। ऐसे तो कहो बच्चे और इंट्रीग हो जाए कि क्यों इतना मना किया जा रहा है। अब अगर तुम ये सोचते हो कि ये बात बच्चों को पता चल भी जाएगी लेकिन तुम उन्हें हड़का के मना कर दोगे कि ये सब नहीं देखते हैं, तो पहले ही कर देते ना ये चीज। इसके लिए समाज को सही करने की क्या जरूरत थी? इतनी समझ तो किसी को देनी पड़ेगी ना कि इंटरनेट में एडल्ट जोक सुन के, गालियां सुन के बगल वाले फुटपाथ में जाते अंकल को ना बकना शुरू कर दे। कहाँ दुनिया बदलने निकल ली है, न जाने कितने चूतिए भरे होंगे दुनिया में। ये चीज तुम हाई मॉरल वाले एनिमे ट्यूबर्स में भी देख सकते हो कि बड़े यूट्यूबर्स नॉन एनिमे पे वीडियो बना के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आउटसाइडर से ज्यादा तो मुझे अपने इर्द गिर्द के क्रिएटर से दिक्कत है। अगले क्रिएटर की आवाज दबाने में लगे हुए हो तुम लोग। अपना एलिटिज्म दिखाना है या रेबेलियस बनना है तो इस चीज को क्रिटिसाइज करो कि भाई ये चूतिया यूट्यूबर सिर्फ मेन स्ट्रीम कंटेंट बना के पैसे का सोचते हैं। मेरा कंटेंट देखो, मैं करता हूँ नीच चीजों पे बात। और इस बात से भी अवेयर हो जाओ कि तुम समाज को सही करने के लिए स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तुम रेबेल करके अपने न्यू टाइप ऑफ कंटेंट की तरफ लोगों को खींच रहे। और इस थिंकिंग से ये भी समझ जाओ कि भारी भरकम की जनता जब किसी चीज को हटाना चाहती है, कई दिमाग में यही चलता होता है कि वो बुरा है, वो ना देखो, हम जो बता रहे हमें देखो, हम ज्यादा सभ्य है। इस प्रॉब्लम का एक हल्का सोल्यूशन यही है कि मीडिया लिटरेसी। ये हो जाए सबके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। और वो समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूट्यूबर्स लेने के लिए तैयार है ही ना। मैं अपना चैनल सिर्फ इसलिए खोला हूँ कि भाई मीडिया को समझा सकूं, आर्ट को समझा सकूं, क्योंकि मुझे तो भाई अपनी जिंदगी में आर्ट ही क्रिएट करना है, स्टोरी सुनानी है। और लोगों को नहीं समझ आएगा तो मेरा काम नहीं चलने वाला। कोई मसीहा बनने नहीं निकला हूँ कि भाई इंडिया में क्रिएटिव बंदे बढ़ाने हैं। पूरा सेल्फिश गोल है मेरा कि आर्ट को समझो और फिर मेरे आर्ट को कंज्यूम करो। गलती से बाकियों का फायदा हो जा रहा है तो मुझे क्रेडिट लेने में शर्म नहीं आएगी। तो हो गया भैया मेरा आज का। काफी समय से ये बात अपने अंदर से निकालना चाहता था और इंटरनेट ने मुझे सही मौका दे भी दिया। मेरे चैनल में नए हो तो मैं अपने चैनल में किसी भी तरह के आर्ट पे टिप्पणी या उसे एनालाइज कर देता हूँ। मोस्टली मेरी जनता एनिमे, हॉरर और गेमिंग की है, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी इंटरेस्टिंग लगेगा उस पर वीडियो बना देता हूँ। खुद मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स कंफ्यूज रहते हैं कि चैनल किस बारे में, और यही इंटेंशन है। मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। अब बहुत हुआ फोटो यहाँ से, मैं चला सोने। बाय।